ऑनरेबल मेंबर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जहां पूरा देश एक तरफ नए साल का जश्न मना रहा था, वहां दूसरी तरफ पठानकोट के एयरबेस में एक अलग वास्तविकता उत्पन्न हो रही थी, जहां आतंकवादी घुसकर उस बेस का सर्वनाश करना चाहते थे। सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है कि जिंदगी में हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों को नहीं, और इसी तरह विदेश नीति में भी सभापति महोदय, हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। और इसलिए जब भारत और पाकिस्तान की चर्चा की जाती है, जो आसपास के दो शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र हैं, दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहना यह देश की नहीं लेकिन दक्षिण एशिया के लिए की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम राष्ट्र प्रगति चाहते हैं, राष्ट्रहित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कोशिशों में आप विफल न हो, खास करके जहां देश की एकता और अखंडता की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो। और मैं मानता हूं सभापति महोदय कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक शोषण नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पर केवल इस सदन में नहीं लेकिन 125 करोड़ जनता एक स्वर में उस आतंकवाद के विरुद्ध बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाई। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, हमारा दायित्व भी होता है एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कि जब कथनी और करनी में अंतर, जब चाल और चरित्र में अंतर, जब नीति और नियत में अंतर हो, तो वो प्रश्न करने का दायित्व नहीं लेकिन धर्म भी विपक्ष का होता है। आज इतिहास गवाह है सभापति महोदय कि जब भी भाजपा की सरकार आई है और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की है, तो देश को क्या मिला? भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री लाहौर गए थे वार्ता के लिए। कारगिल का युद्ध हमारे सामने है। वर्तमान के प्रधानमंत्री एक शादी में शिरकत करने गए किसी को बताए बिना, और आज पठानकोट का सामना हमको करना पड़ रहा है। और इससे सीख की बात की गई मेरे दोस्त मेहताब जी के द्वारा। मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात भी सुन लो बाबा। पूरा मौका आपको हमने दिया 30 मिनट बोलने के लिए, अब थोड़ा मौका हमें भी मिलना चाहिए। मेरे भाई मेहताब साहब कह रहे थे क्या सीख आपने सीखी? अगर देश की जनता को आप विश्वास मिलोगे, अगर यहां सदन में बैठे हुए हर पार्टी को आप विश्वास मिलोगे, तो प्रधानमंत्री के जितने भी बायलैटरल टॉक्स होंगे उसके अभूतपूर्व परिणाम आ सकते हैं। लेकिन अगर लापरवाही बरकत गई, अगर सावधानी आपने छोड़ा, तो उसका खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है और जवानों को भुगतना पड़ रहा है। वास्तविकता यह है सभापति महोदय कि विदेश नीति भावनात्मक नहीं हो सकती। विदेश नीति हैज टू बी स्ट्रेटेजिक, इट हैज टू बी कंसल्टेटिव, इट हैज टू बी प्रोसेस ड्रिवन एंड इट हैज टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। पठानकोट में असलियत क्या हुई? मेरे भाई कलिकेश ने कई मुद्दे उजागर किए थे। चेतावनी हमको 48 घंटे पहले मिली, पर्याप्त तैयारियां आपके द्वारा नहीं की गई और हमला टल नहीं पाया। पूर्व आरएनएडब्ल्यू के मुखिया एएस दुल्लत जी ने स्वयं कहा है, और मैं उनको कोट करना चाहता हूं, जनरली इंटेलिजेंस एजेंसीज गेट द फ्लैग, बट हियर इज अ केस व्हेन यू हैड ए पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस एंड स्टिल यू कुड नॉट मेक इट। व्हाई? Too much time was wasted. How did they infiltrate to where they did? How were they allowed to roam around for 24 hours? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस सदन में आज आपको देना होगा। आतंकवादी सभापति महोदय बमियाल क्षेत्र से इन्होंने प्रवेश किया था। जो मेरे सीनियर मेहता साहब ने कहा, वही बमियाल क्षेत्र में गुरदासपुर में जुलाई 2015 में आतंकवादियों ने उसी बमियाल क्षेत्र से प्रवेश किया था जिसकी सूचना सीमा सुरक्षा बल और पुलिस को थी। आपको इतना समय मिला, लेकिन उस क्षेत्र को आपने मजबूत क्यों नहीं बनाया कि आज उसी क्षेत्र से
वे आतंकवादी घुस पाए। और केवल यह नहीं, लेकिन आपसी समन्वय की कमी रही, टर्फ वॉर चल रहा था। असलियत यह है कि निर्णय लिया गया एनएसजी को भेजने के लिए एक सैन्य क्षेत्र में जहां 20,000 29th इन्फेंट्री डिवीजन के जवान तैनात थे। किस कारणवश? क्या हमारे आर्मी के जवान आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते? विषय यह है कि वहां अन्य सेना के लोग थे, वायुसेना, थल सेना, एनएसजी, सीमा सुरक्षा बल, लेकिन किसी भी एक को नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं दी गई। कमांड एंड कंट्रोल के नियंत्रण की कोई योजना या कोई निर्णय नहीं लिया गया जब तक वहां के आईजी बल्ली साहब और एनएसजी के बीच में तकरार नहीं हुई और उसके बाद एनएसजी को नियंत्रण दिया गया। आज अनेक प्रश्न उठते हैं सभापति महोदय, क्या आपने समझा कि आईजी एनएसजी इतना विस्तृत क्षेत्र एक एयरफोर्स बेस का नियंत्रण स्वयं कर पाएंगे? क्या उनके पास सक्षम स्टाफ थे? ऑपरेशन पठानकोट में हो रहा है और सारे निर्णय दिल्ली में लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, सारे के सारे हमारे साइलोज में क्यों काम कर रहे हैं? साथ में बैठकर क्यों नहीं काम कर रहे? और पूरा सेंट्रलाइज कमांड एनएसए के हाथ में क्यों है? इसका उत्तर आज पूरे देश को, इस सरकार को देना होगा। और जिन्होंने खामियाजा किया उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और यह पहली बार नहीं हुई है सभापति महोदय। वास्तविकता यह है कि जो अभी मेहता साहब ने कहा कि गुरदासपुर के पुलिस चौकी में जब 3 आतंकवादियों ने हमला किया था, पास के टिबरी चौकी से सैकड़ों आर्मी के जवान उस समय पहुंच गए थे, लेकिन उनको घंटों इंतजार करना पड़ा जब तक पुलिस के महानिदेशक ने आकर वहां नियंत्रण नहीं किया। तो जहां एक तरफ आतंकवाद के हमले की चर्चा की जा रही है, वहीं राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता और पूर्ण अभाव भी है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, असमंजस की स्थिति, अज्ञानता की स्थिति। जवान आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बैठकर योगा सम्मेलन के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। दूसरे तरफ हमारे गृह मंत्री जी ट्वीट करते हैं कि आई कांग्रेचुलेट आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइजिंग ऑल द 5 टेररिस्ट इन पठानकोट। और उसके चंद मिनटों बाद गृह सचिव का ट्वीट आता है, ऑपरेशन इज स्टिल ऑन, वी डोंट नो हाउ मेनी टेररिस्ट देयर आर। और उसके बाद वो ट्वीट हटाया जाता है। आज भी असमंजस की स्थिति है। 4 आतंकवाद थे, 5 आतंकवादी थे या 6 आतंकवादी थे, आज भी सर्वविदित वो नहीं हो पाया है। हमारे रक्षा मंत्री पारेकर साहब गोवा में बैठकर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ले रहे हैं। एक मीटिंग नहीं होती सीसीएस की, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। और दूसरे तरफ अभी मैं अपने भाई निशिकांत दुबे जी को सुन रहा था, इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जब विदेशी ताकत आकर मेरे देश में हमला करे और यह कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है? और बाढ़ और आतंकवाद के बीच में तुलनात्मक दृष्टि की बात की जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार फेल हुई है? अगर यह बात की जा रही है तो इस सदन में आप उस वक्तव्य को दीजिएगा। आज प्रश्न आपके ऊपर है और पंजाब की सरकार को आपने इस हमले के बाद 6 करोड़ 35 लाख रुपए का बिल भेज दिया। क्या यह आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? आज यू कैन आंसर व्हेन यू आंसर। क्लैरिफिकेशन, तो जो 6.5 करोड़ का 2-3 बार न्यूज में भी आया, इसको क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि वो जो सेंट्रल फोर्सेस वो ऑपरेशन के लिए नहीं है। नॉर्मल सेंट्रल फोर्सेस जो किसी स्टेट में डिप्लॉय होता है उसका बिल स्टेट भरता है, नॉट फॉर द ऑपरेशन ऑफ पठानकोट। ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। पर ये सभापति महोदय बड़ा संयोग है कि ऑपरेशन के बाद ही वो बिल भेजा जाता है। ये बड़ा संयोग है।
और अगर आप कहते हो तो हम मानेंगे कि सहयोग है, पर बड़ा सहयोग है कि ऑपरेशन खत्म हुआ और आपने भेज दिया, और आपके वक्ता कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये भी सहयोग हो गया। और उसके अलावा आपके वक्ता कहते हैं, बात करते हैं श्रीलंका की, भूटान की, लॉर्ड माउंटेन की, नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, चाइना की ट्रेन की बात हो जाती है, द्वीपों की बात हो जाती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं वो सभापति महोदय कि तू उधर इधर की बात मत कर, ये बता काफला क्यों लूटा। वास्तविकता सभापति महोदय ये है कि पाकिस्तान की नीति की अगर हम बात करें तो दिखावा ज्यादा है और परिणाम कम है। यू टर्न के ऊपर यू टर्न हो रही है और शुरुआत से अज्ञानता और अदूरदर्शिता का प्रमाण इस सरकार की पाकिस्तान की नीति है। लोकसभा चुनाव के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? कहा था कि लाल आंख दिखाएंगे पाकिस्तान को, और कहा था, मैं कोट करता हूं, कि जब हिंदू आतंकवाद आएगा ना तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। कोट कहा था इन्होंने 26/11 मुंबई की घटना के बाद एक टेलीविजन चैनल में कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, गुनाह वो करें और जवाब भारत सरकार देती फिर रही है। पड़ोसी सरकार चला जाए मारकर और आप अमेरिका जाते हो। अरे पाकिस्तान जाओ ना, पाकिस्तान जिस भाषा में समझे उसको उसी की भाषा में समझाओ। और इसीलिए जब आप गद्दी पर बैठ गए तब आतंकवादियों को मारने के अलावा आप तो पप्पी झप्पी पे लग गए। कम से कम ये तो आपको समझ में आया कि कठोर कहना बहुत आसान है, कठोर करना बहुत मुश्किल है। पप्पी पसंद नहीं है। 2013 में सभापति महोदय, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक चर्चा करने की कोशिश की, तब आप लोगों ने कठोर विरोध किया था। और आपकी नेता प्रतिपक्ष को मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने सभा में कहा था, अरे एक और प्रिविलेज नोटिस भेज दीजिए ना, एक और प्रिविलेज नोटिस भेज दीजिए आप, एक और प्रिविलेज नोटिस भेज दीजिए आप। एक तो भेज दिया आपने मेघवाल जी, दूसरा भेज दीजिए। सुषमा स्वराज जी ने बोला, और मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, नो डायलॉग ओवर डेड बॉडीज, प्लीज कैंसिल योर मीटिंग विद नवाज शरीफ। जनवरी 2013 में कहा कि जब हमारे 2 जवानों ने अपने जान की बलिदान दी थी, द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड, वी शुड टेक रिवेंज, इफ वी डोंट गेट हेमराजेस हेड वी शुड टेक 10 ऑफ देयर्स। और सदन में बैठकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां के आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं कर देता, हम उनके साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे। और आज जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं किसी को एजेंडा के बिना, तब विदेश मंत्री कहती हैं दैट्स लाइक अ स्टेट्समैन, पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। अरे साहब, अगर ये यू टर्न नहीं है तो क्या है? हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यूपीए सरकार के बारे में बहुत कुछ कहा था, पाकिस्तान पॉलिसी के बारे में, कि पाकिस्तान पॉलिसी बड़ा वीक नीड है कांग्रेस की सरकार की। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि परस्यूइंग स्पाइनलेस डिप्लोमेसी एट दिस जंक्चर विल प्रेजेंट इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट which could be pushed around by any big or small country। अब वही सम्मान्य राजनाथ सिंह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं, पठानकोट के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के बारे में क्या करते हैं कार्रवाई के संदर्भ में? कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूं उसे देखना चाहिए, उसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अरे भाई, हम बात करें तो ना बाबा ना, और आप बात करें तो वाह बाबा वाह। वास्तविकता है सभापति महोदय कि पिछले 2 साल में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है? दिसंबर 14 में तो लखवी को जमानत दी गई थी। क्या पाकिस्तान के नेताओं ने हुर्रियत के साथ बात करना बंद किया है? क्या आज आतंकवाद में कमी आई है? पिछले 2 सालों में 22 महीने में सीमा वृद्धि इलाके पर 930 सीजफायर वायलेशंस हुए हैं। आतंकवादी घटनाएं पंजाब में और जेएनके में बढ़े हैं। चाहे पंपोर की बात करो, गुरदासपुर की बात करो, कठुआ की बात करो, चाहे पठानकोट की बात करो,
और इस सब के बावजूद 13 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाज शरीफ जी के साथ संपर्क साधा। यह केवल नहीं, लेकिन 3 मार्च 2015 को विदेश सचिव जयशंकर जी ने अपने समकक्ष के साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद चले गए। क्या यू टर्न, क्या परिवर्तन आया पाकिस्तान में, क्या हृदय परिवर्तन आया? क्या उन्होंने हमारे 26/11 के लोगों को जिम्मेदार ठहराया? केवल ये नहीं सभापति महोदय, शायद कोई रहस्यमय बात हुई हो, कृपा करके इस सदन को अवगत कराएं कि ये यू टर्न आप लोगों ने क्यों लिया। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 11 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री शरीफ से उफा रूस में मिले थे। उसके बाद हमारे विदेश सचिवों ने 5 विषयों का उपाय निकाला, जिसमें जम्मू कश्मीर का संदर्भ नहीं था, उल्लेख नहीं था। 17 जुलाई 2015 में गुरदासपुर की घटना के बाद अगस्त 2015 की एनएसए के टॉक्स को रद्द की गई और हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने स्वयं कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पे बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। फिर क्या कारण है कि 4 महीने बाद 6 दिसंबर 2015 को भारत के एनएसए पाकिस्तान के एनएसए के साथ जंजुआ जी के साथ बैंकॉक में मिलते हैं और कश्मीर पे बात होती है। ये कैसा स्थिति है सभापति महोदय कि पाकिस्तान तय करेगा कि हम कब बात करेंगे, पाकिस्तान तय करेगा कि हम किस विषयों पर बात करेंगे। अगर हमने तय किया है कि कश्मीर पर बात नहीं होगी तो फिर आपने कश्मीर पर चर्चा क्यों की? ये फ्लिप फ्लॉप किसके आधार पर है? आज सभापति महोदय, इंडिया मस्ट निगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हमारा दिल साफ है, हमारे इरादे साफ हैं, हमारा मंशा पवित्र है, हमारी आवाज बुलंद है, तो ये सरकार इतनी कमजोर क्यों है? ये प्रश्न आज देश की जनता का है। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी ने पठानकोट के हमले के बाद कहा, द नेशन हैज रन आउट ऑफ इट्स कैपेसिटी टू टॉलरेट सच एक्ट्स ऑफ टेरर एंड एज अ डिफेंस मिनिस्टर आई हैव रन आउट ऑफ इट टू, सो वी विल डू समथिंग अबाउट इट। यू विल सी the pain in my country and I have borne must be returned to the attackers. So, Mr. Defense Minister, I want to ask you very respectfully, what is it that you intend to do? What do you mean by you will see? अगर आज देश के रक्षा मंत्री ऐसे अपरिपक्व व्यक्तित्व देंगे, क्या ये आपकी पाकिस्तान की नीति होगी? और अगर ये आपकी पाकिस्तान की नीति होगी तो इस सदन को आप स्पष्ट कर दीजिएगा। वास्तविकता है सभापति महोदय कि विदेश नीति भावनात्मक नहीं हो सकती। फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी वेरी क्लियरली आर्टिकुलेटेड, इट हैज टू बी कंसल्टेटिव, इट हैज टू बी स्ट्रेटेजिक एंड इट हैज टू बी प्रोसेस ड्रिवन। विषय यह है सभापति महोदय कि कांग्रेस पार्टी शांति की बात हो तो वास्तविक पहल में आपकी साथ देगी, लेकिन देश हित, राष्ट्र हित, मान सम्मान और जवानों के कुर्बानियों के त्याग के साथ समझौता करने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी भी तैयार नहीं है। विषय यह है सभापति महोदय कि आपसी संबंध के विकास के लिए आप कार्य जरूर करें, क्योंकि आपकी विफलता के आधार पर एक दूसरा कारगिल न हो, आपकी विफलता के आधार पर हमारे जवानों के तिरंगे में लिपटे हुए कफन वापस न आए। वास्तविकता यह है सभापति महोदय कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप अत्यंत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि विदेश नीति हैज टू बी स्ट्रेटेजिक, प्रोसेस ड्रिवन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। आज इस सरकार की पाकिस्तान के प्रति नीति क्या है? मैं समझता हूं हम लोग जो बैठे हुए हैं सदन में विवश हैं, आपके उधर के भी लोग विवश हैं। क्या नीति है? मुंह तोड़ जवाब। यार मुझे खुलासा मत करवाओ यार, मुझसे खुलवासा मत कराओ यार, बैठ जाओ, मुझसे खुलवासा मत करवाओ। हाँ, नहीं तो मेरा मुंह खोलोगे तो फिर आप बैठ ही रह जाओ। ओके, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पाकिस्तान की नीति क्या है? क्या मुंह तोड़ जवाब आपकी नीति है या हैंडशेक आपकी नीति है? यह स्पष्ट कीजिएगा कि आपकी नीति लाल आंख वाली नीति है या पप्पी झप्पी वाली नीति है। यह आप स्पष्ट करिएगा कि आपकी नीति वार्ता और आतंकवाद साथ में साथ चलेंगे या पहले 26/11 के लोग जो जिम्मेदार हैं उनको आप पहले सजा दिलवाएंगे। क्या आपकी नीति
दोनों एनएसए आतंकवाद पे ही बात करेंगे, कश्मीर पे नहीं, या कभी कभी वो भी हो सकता है? क्या आपकी नीति हुर्रियत के साथ पाकिस्तान के नेता बात कर सकते हैं या न करें? या आपकी नीति है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में शॉल और साड़ी का आदान प्रदान, एक दूसरे के शादी, सालगिरह और शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहना, क्या यह आपकी नीति है? वास्तविकता यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि विदेश नीति व्यक्तित्व के आधार पर नहीं हो सकती। क्या हम नहीं जानते कि पाकिस्तान में एक कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान में आर्मी है, पाकिस्तान में आईएसआई है। संगठनात्मक ढांचे के आधार पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, व्यक्तित्व के आधार पर पर्सनैलिटी कल्ट नहीं चल पाएगी। यह हमें तय करना होगा। हमें अपने लोगों को, हमारे मंत्रियों को, संगठन को हमें विश्वास में लेना होगा। एक एक स्टेप पर हमें अपनी नीति बनानी होगी और तब वो नीति बनेगी, तब वो संभव हो पाएगा। पठानकोट के बाद सभापति महोदय, जिम्मेदारों को ठहराने के लिए क्या कदम लिया गया? पाकिस्तान ने एक एफआईआर लगा दिया और आपने पीठ थपथपा दी। जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर के विरुद्ध एक भी टिप्पणी उस एफआईआर में नहीं है और आज देश में असमंजस की स्थिति। बात की जा रही है कि हमारा एनएसए पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने बयान देगा, पर इस पे सरकार ने चुप्पी साधी है। आज सदन को आपको बताना होगा कि हमारा एनएसए उस पाकिस्तान की टीम को बयान देगा कि नहीं, हां या ना। आज असमंजस की स्थिति है। बात की जा रही है कि पाकिस्तान से टीम आएगी, पठानकोट के एयरबेस में जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं कि उस पर आज सरकार ने निर्णय नहीं लिया है कि उनको प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप ये स्पष्ट करिए सदन में कि उस पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव टीम को पठानकोट के एयरबेस में प्रवेश दिया जाएगा या नहीं, हां या ना। इसका उत्तर सदन में हमें देना होगा। आज प्रश्न है सभापति महोदय कि मुंबई के घटना के बाद एक बर्छा हमारे दिल में गया था, एक दुख का वातावरण, एक दर्द का वातावरण इस देश में था। उस समय सरकार ने सोची समझी नीति के आधार पर हर स्तर पर, हर देश के साथ मिलकर एक योजना बनवाई, जिसके आधार पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, जिसके आधार पर पाकिस्तान को और भारत को एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, जिसके आधार पर पाकिस्तान को तय किया गया कि आतंकवाद का डेन बन चुका है। और आज अध्यक्ष महोदय, जब हमारे प्रधानमंत्री न किसी को बताए हुए, ना किसी को कोई एजेंडा बनाए हुए जब पाकिस्तान गए चाय पे चर्चा करने के लिए, वो 6 साल की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। और केवल ये नहीं, लेकिन जो हमारे जवान थे, करकरे साहब, उबाले साहब, जिन्होंने शहादत इस देश के लिए दी, उनके आत्मा पर एक कलंक लगाया उस कदम के साथ, और इसकी जवाब इस सदन में उनको देना पड़ेगा। इस सरकार की पाकिस्तान की नीति सर कपिल सिब्बल जी के वक्तव्य से सीधे सीधे निकलती है। इट इज लाइक एन अनगाइडेड मिसाइल विच क्रिएट्स अ स्पेक्टिकल व्हेन फायर्ड बट लूजेस ट्रेजेक्टरी एंड इनेविटेबली क्रैश लैंड्स। स्टॉप एम्बैरेसिंग इंडिया। सभापति महोदय, वास्तविकता यह है दैट द साउंड डिप्लोमेसी हैज टू बी एट द बेस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक वेल डिफाइंड विजन विथ अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड लाइन ऑफ साइट। आज हमें जवाब तलब और उत्तर चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ हो, देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो। एक तरफ सीमावर्ती इलाके पर हमारे जवान अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, और आप इनकी चिंता करने के बजाय आप यहां बैठकर राष्ट्रवाद पर प्रवचन दे रहे हैं। आज सभापति महोदय, यह हमें तय करना होगा कि देश को हमें विश्वास में लेना होगा। यहां हर दल का व्यक्ति को साथ में बैठे हुए विश्वास में लेना होगा। हम इधर बैठे हैं, हम आपके नहीं हैं, लेकिन हम देश के तो हैं। देश हित की हमें सोचनी होगी, राष्ट्र हित की हमें सोचनी होगी। और आज हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि जागिए, उठिए, सोचिए, चर्चा कीजिए, विचारों के आदान प्रदान के आधार पर आम सहमति बनाइए। और अगर आपने आम सहमति बनाया तो हर दल आपका साथ देगा, देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर एकला चलो रे नीति आपने अपनाई, जो आज अपने आप आपने अपनाया है, तो आप अपने आप को उसी स्थिति में पाओगे जो आज अपने आप को पा रहे हो। धन्यवाद सभापति महोदय।